नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 22 दिसंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं 72 बीपीएससी के रिगार्डिंग कि कहाँ से करंट किया जाए। बहुत बार मैंने बताया है, फिर से एक बार बता रहा हूँ। करंट अफेयर के लिए जो सबसे रिलायबल होता है वो डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन, एक कोई मंथली मैगजीन आप फॉलो कीजिए और साथ में एग्जामिनेशन से ठीक पहले, प्रीलिम एग्ज़ाम से ठीक पहले जो सबसे लेटेस्ट वाला वन लाइनर का कोई मैगजीन आता है उसको बस एक बार कवर कर लेना है एग्ज़ाम से ठीक पहले वाले मंथ में। यही आपका सबसे बेहतर स्रोत रहता है जिसमें आप एनालिटिकल और फैक्ट्स हर चीज़ को तैयार कर लेते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मदद आपका न्यूज़पेपर ही करेगा। इसको ज़रूर याद रखिएगा। हज़ारों मैसेज थे, इसके कारण से मैंने यहाँ पर ये बता दिया है। देखिए आज का हेडलाइन क्या है, तो हेडलाइन है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को समाप्त किए हुए 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है और इस 1 ईयर के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी है उसके जो डोनेशन है, जो उसको मिलता है फंडिंग इलेक्शन के लिए, उसमें 50% का ग्रोथ देखा गया है और 6088 करोड़ रुपए करीब में उन्हें टोटल प्राप्त हुए हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत में चुनावी पार्टियों को फंडिंग की जाती है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड अगर ख़त्म हो गया है तो अभी कौन सा है, तो इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से इन्हें दिया जाता है। इसको हम लोग कल के वीडियो में समझेंगे कि इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है, पहले के बॉन्ड और अभी के ट्रस्ट में क्या अंतर है, इसको हम लोग कल समझेंगे। फिलहाल में जो गृह मंत्री जी से जुड़ा हुआ एक बलिदान दिवस के रूप में जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, वहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या, पहला टॉपिक है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्यों है भाई, क्योंकि 19 दिसंबर को बलिदान दिवस के अवसर के रूप में मनाया जाता है। तो गृह मंत्री जी ने श्रद्धांजलि दिया किनको भाई, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उन्होंने ब्रिटिश शासन को नींव हिला देने वाली काकोरी ट्रेन एक्शन में दिए गए उनके बलिदानों को भी नमन किया है कि भाई बलिदान दिवस के रूप में जाना जाता है इसको। और क्या हुआ था आपको पता ही होगा, काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हुई थी। पहले इसको काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कहा जाता था, डकैती भी कह दिया जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तन किया गया हाल ही में। अब इसको काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य साथियों द्वारा 1924 में, कब हुआ था भाई, 1924 में। प्रीलिम फैक्ट है, ये छोटे छोटे फैक्ट है, बच्चे भूल जाते कई बार। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA इसे कहा जाता है। आज का दूसरा टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका मैंने हिंट दिया था, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल में उसको आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझेंगे। सेकंड टॉपिक जो है अपना, फिलहाल जरा इसको समझिए। यहाँ से प्रीलिम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मेंस के सिलेबस का यह हिस्सा है। अभी तक अगर नहीं पूछा गया है तो आगे नहीं पूछा जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है बंधुओं। इसलिए जब मैं GS1 के आंसर राइटिंग कराता तो हर छोटे बड़े आंदोलनों पर मैं सवाल लिखवाता हूँ, इसी कारण से कि सिलेबस में जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट ही है। अगर वो पूछा गया है तो भी, नहीं पूछा गया है तो भी, इसीलिए ज़रूरी होता है इस तरह के जो टॉपिक है 1850 से लेकर के 1947 के बीच में, उस पर आप लेखन का भी अभ्यास करें, राइटिंग का भी प्रैक्टिस अवश्य ही कर लें। क्योंकि यहाँ से अगर सवाल पूछा जाता है और आप उस पर लिख नहीं पाते, केवल पीटी के लिए पढ़ा है, तो फिर आपका सवाल छूट सकता है। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाने में सहायता, लेकिन इसके बाद गिरफ्तारियां और फांसियां हुई थी। 1924 में स्थापित हुआ था HRA और 1925 में ये एक्शन हुआ। कहाँ हुआ था भाई, इसी दौरान हुआ था। लेकिन इसके पश्चात 1928 में HRA का पुनर्गठन किया गया HSRA के नाम से। इसमें एक शब्द बस जोड़ दिया, सोशलिस्ट, समाजवाद, ये शब्द जोड़ दिया गया, क्योंकि जो लोग इसको पुनः स्थापित करने वाले लोग थे, भगत सिंह हो गए या इत्यादि उनके जो मित्र थे, वो सभी के सभी समाजवाद शब्द से प्रेरित थे, समाजवाद की अवधारणा से थोड़े से ज़्यादा प्रभावित थे। समाजवाद का मतलब क्या होता है, सभी का साथ सबका विकास, इसी को कहा जाता है समाजवाद। समाजवाद का एक लाइन मतलब यही होता है, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन क्या है, देखिए 9 अगस्त 2025 को काकोरी ट्रेन एक्शन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाने और ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने के लिए किया गया था। ऐतिहासिक क्रांतिकारी यह कार्य था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1925। और सेकेंड जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का फेज है बंधुओं, उसकी शुरुआत मानी जाती है कि भाई इसी से हुआ। इससे पहले भी कुछ एक्शन हुए थे, लेकिन मुख्य रूप से माना जाता इसी से। एक चीज़ और है, अगर 9 अगस्त को था तो 19 दिसंबर को फिर क्या होता है, जिसके उपलक्ष्य हम लोग पढ़ रहे हैं,
तो तीनों को, रोशन सिंह को, उसके अलावा पंडित बिस्मिल को, इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को, 1927 को। और अलग अलग जेलों में, जैसे पंडित बिस्मिल को फांसी दी गई थी, फर्रुखाबाद के जेल में दिया गया था फांसी। तो ये भी छोटा सा याद रखिए। 19 दिसंबर का एक और महत्व है बंधुओं, 19 दिसंबर का, वो क्या है? 19 दिसंबर 1961 गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है, जिसमें भारतीय सेना ने पुलिस एक्शन के द्वारा, मतलब मिलिट्री एक्शन के द्वारा गोवा को मुक्त कराया था। देखिए, क्या यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और असहयोग आंदोलन 1922 की वापसी के बाद घटी, जिसने कई युवा राष्ट्रवादियों को निराश कर दिया था। यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन के वापसी 1922 के पश्चात हुई, जिसमें अनेक युवा राष्ट्रवादी गहरी निराशा से भर गए थे कि भाई 1919 में जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड होता है और उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू होता है। सभी लोग सपोर्ट करते हैं, युवा से लेकर किसान तक सब कोई सपोर्ट करते हैं इसमें, लेकिन पता ही है आपको कि उसके बाद से इसको वापस ले लिया जाता है अचानक से। घटना का भी नाम याद होगा आपको, क्यों वापस लिया गया था, पता ही होगा उस घटना का नाम। मुझे ज़रा बताइएगा, यहाँ पर नहीं मेंशन है कि किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन का अचानक वापस ले लिया गया था। तो जो हम क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा फेज पढ़ते हैं, उसके उत्थान में एक कारण ये भी पढ़ते हैं कि असहयोग आंदोलन की वापसी से युवा वर्ग में जो निराशा थी, वो जो है क्रांतिकारिता के रूप में प्रकट होती है, हिंसक आंदोलन के रूप में प्रकट होती है। कांग्रेस में भी स्वराज जैसे दल जो हैं वो अलग से बनते हैं, और उसके अलावा जो कांग्रेस से दूर थे, उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया कि भाई इस तरफ चला जाए, क्योंकि असहयोग आंदोलन जैसे सफल आंदोलन का अगर अचानक से वापस लिया जा सकता है तो गांधीवादी आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। वहाँ के उस समय का माहौल ऐसा ही था। इस निराशा के कारण ही वर्ष 1924 में HRA का गठन होता है, जिसका उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी तरीकों को अपनाना। इसी निराशा के कारण से घटना और क्रियान्वयन की अगर हम लोग बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने, जिसमें अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी शामिल थे, जिसमें से चंद्रशेखर आज़ाद बच निकलते हैं, जबकि अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी जो हैं ये पकड़े जाते हैं और इन तीनों को सज़ा होती है। शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन को कहाँ से कहाँ, तो शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी, काकोरी स्टेशन के पास रोक करके सरकारी खजाने लूट लिए थे, और इसमें इसी लूट के कारण से इनको फांसी की सज़ा हुई थी। तो ये जरूर याद रखिएगा। अन्य सदस्य जो शामिल थे जिनके बारे में पूछा जा सकता है, सचिन नाथ बख्शी, मुकुंद लाल, बनवारी लाल और मनमथ नाथ गुप्ता, इनके बारे में पूछा जा सकता है। कई बार क्या होते हैं, जो नेता आप ज़्यादा नहीं जानते हैं क्रांतिकारियों के बारे में, उनके नाम दे करके मैच करने के लिए दे दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए इनके नाम को भी याद रखिएगा। इसके बाद से ब्रिटिश दमन और मुकदमा का चला वही सिलसिला, जिसमें सभी को पकड़ करके 1927 ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई बाकी लोगों को, जिसके याद में बलिदान दिवस के रूप में 19 दिसंबर को मनाया जाता है। महत्व क्या है इसका? तो काफ़ी बड़ा महत्व है। इसने भारत में क्रांतिकारिता आंदोलन और प्रतिरोध की भावना को उत्थान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। HRA क्या था? HRA के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन अक्टूबर 1924 में कानपुर में किया गया था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश शासन का अंत करना था। कहाँ पर किया गया था? कानपुर। कानपुर क्या था भाई? तो रिवॉल्यूशनरी कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत के क्रांतिकारियों की राजधानी थी कानपुर एक समय में, फिर कम्युनिस्टों की राजधानी भी बनी बाद में। इसकी स्थापना रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन नाथ सान्याल, शिव वर्मा आदि के द्वारा की गई थी। विचारधारा उद्देश्य क्या था कि समाजवादी विचारों और अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन से प्रेरित होकर के ये चाह रहे थे कि भारत में भी इसी प्रकार का क्रांति किया जाए जिस प्रकार से रूस और इत्यादि देशों में उस समय हो रहे थे। बहुत सारे देशों में उस समय क्रांति हो रही थी, जैसे 1917 का जो रूसी क्रांति है उसका भारत के आंदोलन पर बहुत गहरा छाप है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कारणों में कि वैश्विक कारण क्या हैं इसके। HSRA के रूप में पुनर्गठन 1928 में किया गया। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA का नाम बदल करके HSRA रखा गया और समाजवाद को आधिकारिक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया। इसके प्रमुख सदस्य भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा इत्यादि शामिल थे। जैसे HRA ने लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए बहुत ही बड़े स्तर पर आंदोलन किया और JP सैंडर्स की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी।
तो ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपके हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत बार पूछे गए हैं प्रीलिम में भी। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बीपीएससी का 71 का पैटर्न जो मेंस का वो लोग बदलेंगे। जो रटे रटाई सवाल हैं जिस प्रकार से प्रीलिम में उन्होंने सरप्राइज़ किया, मेंस में भी वो लोग करेंगे और ऐसे सवाल पूछेंगे जो उनके सिलेबस का तो हिस्सा है लेकिन नहीं पूछा गया है। तो इस प्रकार के सवाल के लिखने का भी प्रैक्टिस कर लें। जिनका 71 बीपीएससी मेंस है, क्या पता यहाँ से पूछ लें। क्या क्या इसमें लिखेंगे कि क्या है एचआरए, एचएसआरए क्या है और कारण क्या थे इस डकैती के और इसका परिणाम क्या हुआ और लॉन्ग टर्म में क्या परिणाम निकला, इन सभी को आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। इसके बारे में मैंने बेसिक इंट्रो दिया था, लेकिन वो बेसिक था, उस दौरान न्यूज़पेपर में कोई बड़े आर्टिकल नहीं आए थे। अब इसमें न्यूज़पेपर में कई सारे आर्टिकल आए हैं जिन सभी को कंक्लूड किया मैंने यहाँ पर, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव इसको सोचना पड़ेगा डिटेल में लिखने के लिए। क्योंकि आपसे मेंस एग्जाम से अगर सवाल पूछता है भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता क्या है, तो आपके पास में पॉइंट्स होने चाहिए विथ करेक्ट फैक्ट्स कि हाँ ये चीज़ें शामिल हैं इसमें, जिसमें 4-5 पॉइंट से काम नहीं चलेगा, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था। देखिए ज़रा डिटेल में समझेंगे। अगर जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा उनको सीईपीए समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एफटीए और सीईपीए में उनको रटा रटाया भाई इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था एफटीए छोटी अवधारणा है जिसमें केवल ट्रेड की बात करते हैं हम लोग, जबकि सीईपीए में ट्रेड की बात करते हैं, सेवा सेक्टर की बात करते हैं, वस्तुओं की ट्रेड की बात करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग निवेश की बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं और भी कई सारे पॉलिसीज़ को साथ में लेकर के चलने की बात करते हैं। यानी कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तारित, और एफटीए जो है वो थोड़ा सा छोटी अवधारणा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के सामने माना जाता है। उसमें लिखा हुआ इकोनॉमिक पार्टनरशिप और इसमें लिखा होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट से ज़्यादा ज़रूरी होता है पार्टनरशिप, तो वही होता है पार्टनरशिप ही जो है वो भारत और ओमान के बीच में साइन किया गया है। यह ओमान के लिए 2006 के बाद पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण होगा भारत उसके लिए। भारत हेतु जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में यूएई के बाद से दूसरा सीईपीए है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। इससे पहले हमने 2022 में यूएई के साथ में सीईपीए को साइन किया था, जिसके बारे में प्रीलिम में सवाल पूछा जा चुका है, बीपीएससी प्रीलिम में सवाल पूछा जा चुका है। इसके अलावा मोदी जी वहाँ पर गए थे, तो मोदी जी और ओमान के सुल्तान जो है इनके बहुत गहरे संबंध है भारत से। प्रधानमंत्री महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिक के द्वारा भारत ओमान संबंधों में उनके असाधारण योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री जी को। इसे भी आप प्रीलिम फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही प्रधानमंत्री जी को इथियोपिया में कौन सा अवार्ड दिया गया, उसके नाम चयन कीजिए, तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। मैंने पढ़ाया है लेकिन ओमान का पढ़ते ही इथियोपिया भूल गए, ऐसा नहीं करना है। क्या वो थी आप इथियोपिया जो है ये लैंडलॉक्ड देश है क्या, या उसकी समुद्र से सीमा लगती है? 5 देशों के नाम दे देगा, इनमें से किसकी सीमा नहीं लगती इथियोपिया के साथ, चयन कीजिए। तो इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर यूएई पढ़ रहे हैं, ओमान पढ़ रहे हैं, तो कृपया इथियोपिया को ना भूलें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहाँ पर भी गए थे। मैंने जॉर्डन भी पढ़ाया है, वो भी नहीं भूलना है। यह पुरस्कार जिसे वर्ष 1970 में सुल्तान कबूस बिन सईद द्वारा स्थापित किया गया था, विश्व के चुनिंदा नेताओं को दिया जाता है और प्रधानमंत्री महोदय को दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है, मोदी जी को नहीं दिया गया है। समझिएगा इस डिफरेंस को। मोदी जी जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पर जाते हैं और सारे सम्मान दरअसल भारत को सम्मानित किया जाता है। भारत ओमान सीईपीए भारत के खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करता है। ये तो पता ही है सारांश क्या है, और कई सारे चुनौतियां भी थी, लेकिन फिर भी भारत और ओमान जो है वो सीईपीए पर पहुंचे हैं। ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है भाई महत्वपूर्ण? क्योंकि हमारे सामानों के लिए अमेरिका का जो बाज़ार है वो कहीं न कहीं अवरुद्ध हुआ है ट्रंप महोदय के आने के बाद से, और यूरोपियन यूनियन भी कार्बन एमिशन जैसे टैक्स लेकर के तैयार है, जो आने वाले वर्षों में जब अप्लाई किया जाएगा तो निश्चित तौर पर इससे भारत का नुकसान होगा, क्योंकि भारत अभी विकासशील देश है और हमारे उद्योग धंधे उतने ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी उपयोग करने वाले नहीं बने हैं जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हों। कोयला का जलाना यूज होता है अभी भी, और CO2 का इमिशन भी होता है, तो उसको हम अभी जीरो नहीं कर पाए हैं। इसलिए यूरोप का भी बाज़ार आने वाले समय में हमारे लिए थोड़ा सा सीमित हो सकता है। तो यूरोप सीमित हुआ है, अमेरिका सीमित हुआ है, और वहीं पर मैक्सिको ने भी भारत पर में
50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। तो इस प्रकार से इन देशों के द्वारा जब टैरिफ लगाए जा रहे हैं तो उसका भारत पर ज़रूर ही प्रभाव पड़ेगा भाई। और भारत पर प्रभाव पड़ा तो भारत को नए बाज़ारों की तलाश है, और वो यही नए बाज़ार हैं अरेबियन प्रायद्वीप में। ओमान हो गया, यूएई हो गया, आने वाले समय में सऊदी अरब के साथ ही हम कुछ ना कुछ समझौता करेंगे। अफ्रीका का बाज़ार हो गया, दक्षिण अमेरिका का बाज़ार हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया का बाज़ार हो गया, वहाँ पर हम अपने सामानों को बेच सकते हैं, क्योंकि सामान बेचने के लिए बाज़ार तो चाहिए ही ना, नहीं तो उत्पादन करके हम करेंगे क्या। लगभग सार्वभौमिक शुल्क मुक्त बाजार की पहुंच सुनिश्चित की गई है, यूनिवर्सल बहुत सारे सामानों पर। ओमान ने अपनी 98.8% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क जीरो ड्यूटी पहुंच प्रदान की है, जो मूल्य के हिसाब से भारत के निर्यात का 99.38% कवर करता है। यानी कि भारत जो उनको एक्सपोर्ट करेगा उसमें से 99.38% लगभग के सामानों पर टैरिफ अब ओमान के द्वारा शून्य किया गया है, जीरो ड्यूटी किया गया, जिससे जिस दाम पर बनेंगे मैक्सिमम उसी दाम पर बिकेंगे। इस प्रकार के सिद्धांत से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामान भारत के वहाँ पर बिकेंगे और हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लगभग 98% टैरिफ लाइनों पर आयात शुल्क की तत्काल समाप्ति से भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से खाड़ी देश के बाजारों में त्वरित और वास्तविक लाभ प्राप्त होते हैं, और इसी लाभ को और बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया गया है। जैसे अरेबियन देशों को देखिए ज़रा ध्यान से, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पैसा है, तेल है, लेकिन एक चीज़ की कमी हमेशा से ही वहाँ पर रही है, इतिहास से लेकर आज तक। इसीलिए अरेबियन ट्रेडर्स आज से नहीं हज़ारों साल से भारत आते रहे हैं। भारत का इस प्रकार से है, भारत का एक द्वीप है जिसको लक्षद्वीप कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी जो है ना वो मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी आबादी मुस्लिम है। क्यों है भाई, क्योंकि ये अरेबिया से आने वाला रूट पर पड़ता था, तो यहाँ पर कई सारे पहले बसे भी या बहुत पहले से ही यहाँ पर इस्लाम ने प्रवेश किया था। भारत में इस्लाम दो माध्यमों से आया, एक ट्रेडर्स के माध्यम से तो दक्षिण भारत में आया, और एक इन्वेडर्स के माध्यम से उत्तर भारत में आया, उत्तर भारत में। तो दो माध्यमों से आया, ठीक है। इसलिए दुनिया की कुछ प्राचीन जो मस्जिद है वो अपने केरल में भी देखी जाती हैं। क्यों भाई, क्योंकि वहाँ पर बहुत समय पहले से ट्रेडर्स आते रहे हैं, तो इसी कारण से। तो ज़रा इसको डिटेल में समझिए कि श्रम प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा इसमें कहा गया है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है श्रम गहन क्षेत्र, जिसमें लेबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे जिसमें जॉब कई सारे मिलते हैं, जैसे वस्त्र टेक्सटाइल का है, लेदर इंडस्ट्री है, जूते हो गए, शू, क्योंकि भारत अब जूते बहुत ज़्यादा बनाता है। भारत में जूतों के बाज़ार में बहुत ज़्यादा उछाल देखी गई है, सस्ते दाम पर अच्छे अच्छे शूज़ अब आपको कहीं पर भी मिल सकते हैं। तो जूते के हो गए, रत्न, जेम्स एंड ज्वेलरी में तो हम सबसे बेहतर हैं दुनिया में। इंजीनियरिंग गुड्स इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग गुड्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, वर्ल्ड फार्मेसी है हम, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल के लिए पूर्ण टैरिफ उन्मूलन किया गया है। और ये वो सेक्टर हैं जिसमें भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। जैसे टेक्सटाइल में हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स और जेम्स एंड ज्वेलरी में हम सब ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा हम बनाते हैं ये चीज़ें, इसलिए हम इसमें बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। और इन पर अगर शून्य टैरिफ होगा तो क्या होगा, जो अमेरिका के साथ हमने व्यापार पर प्रतिबंध लगा है, जिसके कारण से टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि भारत में सबसे अच्छे कपड़े बनते हैं जो अमेरिकी मार्केट के लिए बनते थे, अब वो यूएई के मार्केट में भी बेचे जा सकते हैं। जैसे हमारे फार्मास्यूटिकल उद्योग को बहुत बड़ा धक्का लगा है अमेरिका में टैरिफ के कारण से, तो ये उद्योग अब कहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, तो अरेबियन प्रायद्वीप में शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ पर हम बेच सकते हैं सामानों को। ज़रा ध्यानपूर्वक समझेंगे ना तो आपको दिखेगा कि क्या महत्व है इसका, किस प्रकार से एक छोटी सी नीति से हम कितना बड़ा लॉस अपना बचा ले जाएंगे, ठीक है। इससे रोजगार सृजित हो सकते हैं। भारत द्वारा संतुलित टैरिफ रियायतें भारत में कुल टैरिफ लाइन में 77.79% पर टैरिफ उदारीकरण की पेशकश की है, जिसमें ओमान से आयात का 94.1881% हिस्सा शामिल है। यानी कि ओमान से 94 सामानों पर हमने जीरो टैरिफ दी है। वहीं पर भारत से ओमान जाने वाले 100 में से 98 सामानों पर उन्होंने हमें टैरिफ की छूट दी है, ठीक है। जिससे कृषि, बुलियन, गोल्ड की बात हो रही है, आभूषण, चुनिंदा संप्रधान वस्तु, बेस मेटल, स्क्रैप इत्यादि क्षेत्र शामिल हैं।
महत्वाकांक्षी सेवा उदारीकरण भी किया गया है। सर्विस सेक्टर, जिसको टर्सरी सेक्टर कहा जाता है, सर्विस सेक्टर, उसमें भी उदारीकरण किया गया है। जैसे आईटी व्यवसाय, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी सेवाएं, अनुसंधान और रिसर्च में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ऑडियो विजुअल सेवाओं सहित 127 सेवा उपक्षेत्रों में उदारीकरण के लिए भारत और ओमान की सरकार ने भी समझौता किया है। भारतीय पेशेवरों की बढ़ती हुई गतिशीलता को लेकर के भी ओमान ने इस चीज़ की छूट दी है कि हम, क्या कहा गया है, इंट्रा कॉरपोरेट ट्रांसफरीज का कोटा 20% से बढ़ा करके 50% तक किया गया है, जिससे भारत के प्रोफेशनल्स आईटी क्षेत्र के हों, वो चाहे वो मेडिकल सेक्टर के हों, फार्मास्यूटिकल के हों, किसी भी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स जो कुशल व्यक्ति होते हैं, स्किल्ड पर्सन होते हैं, उनकी आवाजाही आसान होगी, जिससे क्या होगा भाई, ओमान की इकॉनमी को भी लाभ मिलेगा। हमारे पास बहुमूल्य मैन पावर है, उनके पास इसकी संख्या कम है अभी भी। सेवाओं में व्यापार पर समझौते हुए हैं। मोड 4 का तात्पर्य होता है WTO सदस्य देश एक दूसरे सदस्य देश में सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राकृतिक व्यक्तियों के अस्थायी आवाजाही से, जिससे सेवा कंपनी के कर्मचारी और स्वनियोजित पेशेवर शामिल होते हैं, ये आसानी से, जैसे मान लीजिए एक ही कंपनी की शाखा यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है, तो आसानी से जा सकते हैं, अपना सेवा दे सकते हैं और उससे दोनों देश की इकॉनमी को लाभ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप नाम है, तो इसमें निवेश को लेकर के भी जरूर ही बात की गई होगी। समझिएगा इसको, आप सब इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और ओमान के संबंध में हाल ही में जो समझौते हुए हैं उसे आप किस तरह से देखते हैं, 5 पॉइंट बताइए। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट बोलने आना चाहिए, वो तभी आएगा जब कंटेंट होगा आपके पास में, नहीं तो ऊ करते रहेंगे तो उसका नहीं मिलता है, इंप्रेशन सारा खराब हो जाएगा आपका। इसी प्रकार जब आप मेंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा कि CEPA ओमान के साथ जो हुआ है उसके बारे में बताएं, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। आप कहानियाँ लिख करके नंबर नहीं ला सकते हैं। मेरे पास हैं कुछ कहानियों वाले कॉपीज़, मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं हुआ मेंस में उनका। कुछ बच्चे ने अच्छा लिखा था, उनका भी नहीं हुआ, वो मैं जान रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी कॉपियाँ हैं जिन पर कहानी लिखी हुई है, पूछा कुछ और है, लिखा कुछ और है, तो मार्क्स नहीं मिलते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगर FDI की बात आई तो CEPA ओमान में वाणिज्यिक उपस्थिति के माध्यम से प्रमुख सेवा क्षेत्र में भारतीय कंपनियों द्वारा 100% FDI की अनुमति दी गई है, जिससे भारत के देश वहाँ पर अपने कंपनी का विस्तार कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे ओमान की इकॉनमी को और हमारी इकॉनमी को बेनिफिट हो। पारंपरिक चिकित्सा पर ऐतिहासिक प्रावधान साइन किया गया। इस समझौते में सभी आपूर्ति माध्यमों के अंतर्गत पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व की पहली व्यापक प्रतिबद्धता शामिल है, जो भारत के आयुष वेलनेस क्षेत्र के लिए नए अवसर खोलेगी, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देती है। जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, इसको लेकर के भी दुनिया में पहली बार इस तरह का कोई समझौता हुआ है, जो हमने किसके साथ साइन किया, ओमान के साथ, जिसको हम वहाँ पर बढ़ावा दे सकते हैं। व्यापार सुगमता और नियामक सहयोग भी स्थापित किया गया है। CEPA गैर शुल्क बाधाओं को दूर करने के लिए कई उपायों को संबोधित करता है, जिनमें औषधि उत्पादों की स्वीकृत प्रक्रिया को तीव्र किया गया है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज GMP, निरीक्षण दस्तावेजों की स्वीकृति, हलाला प्रमाणन की पारंपरिकता, यानी कि हलाला प्रमाणन। अब वो मुस्लिम देश है तो वहाँ पर अलग प्रकार की चीज़ें बिकेंगी, क्योंकि भारत वो दुनिया में बहुत बड़े मांस एक्सपोर्टर के रूप में भी जाना जाता है, जो हर एक प्रकार के मांस को एक्सपोर्ट करता है, तो इसलिए इसके प्रमाणन को भी मंजूरी दी गई है। भारत के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के जैविक प्रमाणन को स्वीकृति दी गई है। मानकों और अनुरूपता का आकलन में सहयोग को भी सुदृढ़ किया गया है कि आपके अगर कोई सर्टिफिकेट है हलाला का, तो हम उसको प्रमाणिक मानेंगे कि हाँ, सरकार ने अगर जारी किया है तो वही चीज़ होगा, क्योंकि भाई रिलीजियस सेंटिमेंट का भी तो ध्यान रखना है, क्योंकि भारत अलग देश है और वहाँ का कल्चर अलग है। भारत में भी 2 कल्चर के लोग रहते हैं, कि हलाला खाते, झटका खाते, खाते तो जानवर ही हो, पता नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन खाते हैं। ठीक है, खाने दीजिए, अलग अलग होता है। ये है अपना ओमान, ये है ओमान, ये मस्कट उसका कैपिटल है। मैपिंग मैंने पहले भी करवाया था। ये ओमान है, बड़ा ही खूबसूरत सा छोटा सा देश है। ये अरेबियन प्रायद्वीप में सबसे अलग देशों में से एक है। ये यमन है, यहाँ पर युद्ध चल रहा है। आपको लगेगा कि ओमान और यमन को बीच में से बांट दिया गया है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ये यमन है और ये ओमान है। ये सऊदी अरबिया से इसकी लगती है सीमा, पश्चिम में, दक्षिण में इसकी यमन से लगती है, वहीं पर अरेबियन सी से है, उत्तर में गल्फ ऑफ ओमान है और UAE से इसकी सीमाएँ लगती है। ये भी याद रखिएगा, इसके बारे में छोटा सा मैपिंग को याद रख सकते हैं आप।
नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम फैक्ट के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन सा टॉपिक, टर्मिनोलॉजी है। चिल्लाई कला कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है? चिल्लाई कला, चिल्लाई कला कहा जाता है। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा जल्दी सिलेक्शन लो, जल्दी से पैसा वैसा कमाओ और घूमने फिरने निकलो जरा। चिल्लाई कला शुरू हो गया है। ये 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दी का मौसम होता है, तो बर्फ़बारी का आनंद लीजिए थोड़ा सा। 40 दिनों में सबसे कठोर सर्दियों का अवधि में से एक, जिसे चिल्लई या चिल्लाई कहा जाता है, कश्मीर में शुरू हो गई है। और ये हर साल ही होता है। प्रीलिम फैक्ट के तौर पर आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि ये इस चीज़ के कारण वहाँ पर एक कल्चरल शिफ्ट देखी जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ठंड में से एक है भाई, वहाँ पर खूब ठंड पड़ती है। वैसे रूस में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो चिल्लाई कला शब्द के बारे में अगर आपसे पूछ लेगा, चिल्ले या चिल्लाई कला कहा जाता है, पश्तो भाषा का शब्द है, कश्मीर में जो बोली जाती है। चिल्लाई कला क्या होता है ये देखिए ज़रा ध्यान से। 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक, 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक ये जो होता है इसको चिल्लाई कला कहा जाता है। चिल्लाई कला ये शब्द ही है उनका, इंग्लिश में भी यही कहा जाता है। कश्मीर में सबसे कठोर सर्दियों का अवधि होती है। चिल्लाई कला एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ बड़ी सर्दी होती है। मैंने पोस्तो बोल दिया था, यह फारसी शब्द है। इसका क्या तात्पर्य होता है? बड़ी सर्दी, बड़ी सर्दी यानी कि इस दौरान सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर, ठीक है। चिल्लाई कला के बाद 20 दिन की लंबी चिल्लाई खुर्द होती है, छोटी सर्दी। चिल्लाई कला जैसे ही एंड होगा 29 जनवरी के बाद से फरवरी तक के लिए 20 दिनों में क्या होगा भाई? तो चिल्लाई खुर्द कहा जाता है उसको, छोटी सर्दी कहा जाता है। 30 जनवरी से 18 तक चलती है ये। इसके बाद 10 दिनों तक चलने वाली चिल्लाई बच्चा, बेबी कोल्ड अवधि, जो 19 फरवरी से 28 फरवरी तक की होती है। 40 दिनों की अवधि कश्मीर के लिए बहुत ही कठिनाई लेकर के आती है, क्योंकि डल झील जो है लगभग में जम जाता है, सारे जल स्रोत वहाँ पर जम जाते हैं, जिसके कारण से थोड़ा सा जीवन कठिन हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या इस दौरान तापमान में भारी गिरावट होती है, जिससे यहाँ की प्रसिद्ध डल झील सहित जलाशय सारे के सारे जम जाते हैं। इस 40 दिनों में बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक होती है। तापमान में काफ़ी गिरावट आती है। घाटी में न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे चला जाता है, यानी कि 0 डिग्री से भी नीचे का तापमान इस दौरान देखा जाता है। तो कौन कौन से शब्द हमने यूज़ किए? चिल्लाई बच्चा कहा जाता है इसको, बेबी कोल्ड जिसको कहते हैं। और उसके अलावा कौन सा हमने देखा? एक देखा हमने चिल्लाई कला देखा हमने, और एक चिल्लाई खुर्द देखा है हमने। कौन कौन सा? चिल्लाई खुर्द छोटी सर्दी, चिल्लाई बच्चा बेबी कोल्ड जिसमें थोड़ी बहुत सर्दी लगती है, और उसके अलावा चिल्लाई कला जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी सर्दी लगती है। ये 21 दिसंबर से शुरू होकर के कब तक चलेगा? तो 29 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद से 10 दिन का एक पीरियड आएगा, उसके बाद फिर 20 दिन का पीरियड आता है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये कई बार प्रीलिम में मैच करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। कश्मीरियों के दैनिक जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है? फेरन कश्मीरी पोशाक होता है। देखा है क्या आपने? ऊपर से नीचे तक एक ही कपड़ा होता है, फेरन कहा जाता है इसको, कश्मीरी पोशाक। प्रीलिम में पूछ सकता है आपसे फेरन क्या है, किस राज्य से बिलोंग करता है। कांगेर नामक पारंपरिक फायरिंग पॉट का उपयोग बढ़ जाता है। कांगेर ये आग का पॉट होता है जो पारंपरिक तौर पर उपयोग किया जाता है। तापमान 0 से नीचे होने के कारण इस दौरान नल के पानी पता ही आपको पानी नहीं आएगा। कश्मीरी हरीसा के साथ जश्न मनाते हैं। ये चावल में मिश्रित सौंफ, इलायची, लौंग और नमक जैसे मसालों के स्वाद के साथ पतले मटन से बना पकवान होता है कश्मीरी हरीसा, ये वहाँ पर खाई जाती है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, इस वस्त्र को कल्चर के तौर पर, और इस आहार को ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है भारत रूस, RELOS, इसको समझौता का ही नाम है, जिसको रेलॉस भी कहा जा रहा है। इसको ज़रा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या है ये? तो भारत और रूस के बीच में एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को साइन किया गया। तो वही एग्रीमेंट का नाम है जिसको कहा जाता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। रेसिप्रोकल का मतलब होता है आप हमारे लॉजिस्टिक का उपयोग करोगे और हम आपके लॉजिस्टिक का उपयोग करेंगे। इसी को कहा जाता है RELOS, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। क्यों पढ़ा रहे हैं हम? क्योंकि BPSC का जो नया पैटर्न है उसमें करंट अफेयर के शॉर्ट आंसर पूछे जा सकते हैं। तो आपसे एक शब्द में दे देगा रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के बारे में बताएं। शॉर्ट आंसर 7 नंबर का सवाल। अब इसके बारे में आप बताएंगे क्या होता है। हाल ही में पुतिन की भारत यात्रा हुई थी, तो उस दौरान यह चर्चा में था, तो निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। समझौते को लागू करने जा रहे हैं जो एक रक्षा लॉजिस्टिक व्यवस्था है। यह आधारों और लॉजिस्टिक सपोर्ट तक पारंपरिक
पारस्परिक पहुंच की सुविधा देकर के सैन्य सहयोग को मजबूत कर दे। पारस्परिक का मतलब होता है जैसे को तैसा, आप भी हमें पहुंच दीजिए अपने लॉजिस्टिक तक और हम भी आपको लॉजिस्टिक तक पहुंच देंगे, जिसमें आर्कटिक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र भी शामिल होता है। रक्षा लॉजिस्टिक कहा जाता है। रक्षा डिफेंस लॉजिस्टिक क्या होता है? डिफेंस लॉजिस्टिक डिफेंस के पर्पज से, रक्षा के पर्पज से उपयोग किए जाने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो लॉजिस्टिक के लिए, सामानों की आवाजाही के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उस सिस्टम का उपयोग किया जाएगा भारत और रूस के द्वारा पारस्परिक रूप से, यानी कि हम भी करेंगे वो भी कर सकते थे, हमारी पहुंच भी होगी उनकी भी पहुंच होगी। इसी को कहा जाता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक का मतलब तो जानते होंगे, उसको हिंदी में क्या कहा जाए? कोई शब्द हो आपके पास तो मुझे बताइएगा। लॉजिस्टिक का मतलब तो लॉजिस्टिक ही होता है ना। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट कंपनी में आपने सुना है क्या? जहाँ से चीज़ें बाहर जाती हैं, कैसे जाएगा, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये सब तय किया जाता है। उसी प्रकार से डिफेंस लॉजिस्टिक है ये। भारत रूस RELOS यह दोनों देश का अनुमोदन उपकरण के औपचारिक आदान प्रदान के बाद लागू होगा। यह समझौता भारत रूस के बीच सैनिक, युद्धपोतों, सैन्य विमानों की आवाजाही को नियंत्रित करता है, वायु मार्ग के पारस्परिक उपयोग की अनुमति देता है, दोनों देशों को नौसैनिक जहाज द्वारा पोर्ट ऑफ कॉल की सुविधा भी प्रदान करता है। यानी कि रूस का कोई जहाज है इंडियन ओशियन में, ठीक है, उसको चाहिए तेल, उसको चाहिए खाना, उसको चाहिए पीने का पानी, तो हमारे पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में, जहाँ पर अपने राशन पानी फिर से भर सकते हैं और फिर आगे की यात्रा कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम आर्कटिक क्षेत्र में हमारी नेवी मौजूद है, जो कि आने वाले समय मौजूद होगी ही, क्योंकि आर्कटिक के बर्फ पिघल रहे हैं, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर नए संभावना बन रहे हैं, जिसमें भारत भी अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा ही। तो वहाँ पर तो रूस के बहुत सारे पोर्ट हैं, तो इस समझौते होने के कारण से अब आर्कटिक से तो भारत नहीं आएगा कोई नेवी भाई अपना राशन पानी लेने के लिए, तो वहाँ पर आसानी से हम राशन पानी तेल वगैरह ले सकते हैं और अपनी आगे की यात्रा कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है रेसिप्रोकल। आपने भी हमारे संसाधन का उपयोग किया, हम भी आपके संसाधन का उपयोग कर सकते हैं डिफेंस पर्पज से। ओके, यह मुख्य लॉजिस्टिक समर्थन जैसे रिफ्यूलिंग, मरम्मत, रखरखाव, आपूर्ति को कवर करता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन के दौरान यह लागू होता है। सैन्य अभ्यास कोई हो रहा है, कोई ट्रेनिंग पर्पज से हो रहा है, कुछ मानवीय सहायता के लिए, आपदा राहत के लिए अगर आए हुए हैं एक दूसरे की सेनाएं, तो उस दौरान इसको कवर किया जा सकता है। साथ ही पारस्परिक सहमति से अन्य परिस्थितियों में भी इसका विस्तार किया जा सकता है। मान लीजिए अभी तो इन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा, लेकिन कल को युद्ध हो जाए तो भारत और रूस बैठ कर के ये फैसला ले सकते हैं कि हम इस समझौते को अब वॉर के पीरियड में भी लागू करने जा रहे हैं। युद्ध के दौरान भी एक दूसरे देशों के हम संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। भारत के लिए क्या रणनीतिक महत्व होगा? तो भारत को प्रशांत महासागर, व्लादिवोस्तोक और आर्कटिक क्षेत्र हमें पहुंच प्रदान करेगा। रूस के लिए क्या होगा कि रूस को इंडो पैसिफिक रीजन में पहुंच प्रदान करेगा, मतलब कि दोनों देशों के लिए यह लाभ प्रदान करेगा। अगर ये रूस है तो यहाँ पर चीन है, तो भारत को इन क्षेत्रों में रूस के जो पोर्ट हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर आर्कटिक उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम उपयोग कर सकते हैं, काला सागर वगैरह में भी कर सकते हैं। वहीं पर भारत यहाँ पर है तो हिंद महासागर पूरे एरिया में कहीं पर भी हमारे बहुत सारे पोर्ट हैं जिसका उपयोग रूस के द्वारा किया जा सकता है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। रूस के लिए भी इसका रणनीतिक महत्व है और भारत के लिए भी इसका रणनीतिक महत्व है। रणनीतिक महत्व का मतलब होता है स्ट्रेटजिक रूप से उसको विस्तार देगा अपनी सेनाओं को कहीं भी ले जाने के लिए, अपने नेवी को कहीं भी ले जाने के लिए। उसी प्रकार से हमें भी विस्तार देगा कि जहाँ पर भी रूस नज़दीक में होगा वहाँ पर अपनी सेनाओं को आसानी से ले जा सकेंगे, विदाउट इसकी परवाह किए हुए कि वहाँ पर राशन पानी कैसे पहुँचेगा भारत से। ओके, यही वो समझौता है जिसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। इसी प्रकार का एक समझौता अमेरिका के साथ भी है जिसको कहा जाता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमोआ कहा जाता है, जिसमें हम अमेरिका के साथ में लॉजिस्टिक एक्सचेंज करते हैं। यानी कि रूस के साथ भी इस तरह का समझौता है हमारा और अमेरिका के साथ भी इस तरह का समझौता मौजूद है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करता हूं मैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। जब भी कोई भी करेंट अफेयर का टॉपिक पढ़ते हैं तो उस पढ़ने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आप उस पर लेखन न करें, जब तक आप उस पर अभ्यास न करें। समझिएगा इस चीज़ को, छोटी सी चीज़ है जो कहीं भी बीपीएससी में नहीं बताई जाती, मैं ही सबसे ज़्यादा बोलता हूँ इस चीज़ पर। जब तक किसी भी करंट अफेयर को पढ़ उस पर लिख नहीं रहे हैं आप, उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अब इसमें सवाल बना लीजिए RELOS समझौता क्या है, इसके बारे में बताएं। छोटा सवाल होगा, इसको लिखने का ज़रा प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछेगा तभी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे क्या? तब तो पूछ लिया, अगली बार नहीं पूछेगा वो, पहले से ही तो पढ़ना होता है। तो अभ्यास जब तक आप लिख करके नहीं करेंगे तब तक प्रीलिम के लिए भी आप फैक्ट सारा याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें प्रीलिम फैक्ट क्या हो सकता है जो मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, करने का प्रयास कीजिएगा।
रूस का मैप उठा लीजिए, आपके पास होगा ऑक्सफोर्ड एटलस, उसी में से लीजिएगा हमेशा ही। उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ पर उसके कौन कौन से पोर्ट विद्यमान हैं जो स्ट्रेटजिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन पोर्ट को ज़रा चिन्हित करिए मैप पर, उनके एक दो नाम याद कर लीजिए, बस हो गया। फिर भारत के पोर्ट देखिए हिंद महासागर में भारत के बाहर कहाँ कहाँ पर है। जैसे ओमान है, ओमान ने भी अपना एक पोर्ट दिया हुआ है जिस पर भारत की नेवी जो है वो कई बार डॉक करती है, वहाँ पर फ्यूल भरती है, उसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रीलियम फैक्ट हो गया मैपिंग से जुड़ा हुआ, जो मैं ही करवा दूंगा मैपिंग वाले वीडियो में कभी। थैंक यू सो मच आप सभी का।